नमस्कार बच्चों, आईसीआई ने सीए फाइनल पेपर 4 रिलेटिंग टू कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस विद रिगार्ड टू इकोनॉमिक लॉस फेमा एक्ट में अपने स्टडी मैट में जो कि एप्लीकेबल है फॉर मई 2022 एग्जाम एंड ऑनवर्ड। सो 2022 के एग्जाम्स के लिए कुछ स्टडी मैट में हल्के से बदलाव है, कोई ऐसा सब्सटेंशियल चेंज नहीं है। देखिए, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम आप सारे जानते हो, 2.5 लाख रुपए है पर पर्सन है, पर एनम है, राइट। उससे रिलेटेड एक छोटी सी बात कही गई है। अगर आप एक परिवार के सदस्य हो, मान लीजिए 4 लोग हैं, ए बी सी डी, तो 2.5 लाख करके आप टोटल कितना ले जा सकते हो? 10 लाख ले जा ही सकते हो, राइट। परिवार हो गया भाई, तो उसी को कहता है कंसोलिडेशन कर लीजिए। तो कहता है एक परिवार से के रूप में वो कंसोलिडेट कंबाइन की जा सकती है अगर परिवार के रूप में जा रहा है, सब्जेक्ट टू कंडीशन ये है कि हर इंडिविजुअल फैमिली मेंबर को टर्म्स एंड कंडीशंस का कंप्लायंस करना पड़ेगा। हाँ, ये क्लबिंग परमिटेड नहीं है बाय अदर फैमिली मेंबर्स फॉर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन दैट मींस करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए आप क्लबिंग कर सकते हो, जिसका मतलब यह हो गया कि भाई अगर ए 2 लाख है, बी 3 लाख लेके जा रहा है, तो 3 लाख 2.5 लाख से ज्यादा हो गया। तो आप क्या इस तरह से क्लबिंग करके 2.5 बना के इस तरह से ले जा सकते हो? यस, ले जा सकते हो, यही बता रहे हो आप। लेकिन अगर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस है, उसके लिए कहता क्लबिंग परमिसिबल नहीं होगी, जैसे कि बैंक अकाउंट खोलना, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना, अगर वो को ऑनर या को पार्टनर्स नहीं है जो आपने हिंदुस्तान के बाहर बैंक अकाउंट खुलवाया या प्रॉपर्टी वगैरह खरीदी है। तो सिंपल सी बात है, परिवार के लिए एलआरएस आप कंबाइन कर सकते हैं, क्लबिंग कर सकते हैं, कंसोलिडेट कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर पाएंगे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए अनलेस आपने ओवरसीज अकाउंट या प्रॉपर्टी को ओनरशिप में ना ली हो। नंबर 2, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड देखिए सेक्शन नंबर 6 हम पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड एक सब सेक्शन 5 आता है, 6.5। 6.5 किस चीज से रिलेटेड आता है कि अगर आप पर्सन PROI है, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, PROI है, नॉन रेजिडेंट है, लेकिन अगर आप इंडिया में हैं तो उससे रिलेटेड हम कहते होते हैं कि वो यहां पे अपने प्रॉपर्टी इंडियन करेंसी वगैरह रख सकता है। उससे रिलेटेड कुछ चीजें एक्स्ट्रा जो इंस्टीट्यूट ने बताई थी, जैसे अगर उसने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर वो बेच दी है, बेच के बाहर पैसे ले जाना, जिसे हम कहते हैं रेपेट्रिएशन, ये वाला कॉन्सेप्ट कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मैट से हटा दिया है। उसी से रिलेटेड हम ये भी पढ़ते थे कि इवन अगर आपने बाहर से ईसीबी में ऐसा चेंज नहीं किया, लेकिन इसी 6.5 के साथ स्टडी मैट में दे रखा था, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग से रिलेटेड अगर आपने बाहर से पैसा लिया और अगर आपने कोई एसेट गिरवी रखा है, तो एसेट गिरवी रखा, अगर आप लेंडर का पैसा नहीं लौटाएंगे तो वो लेंडर उस एसेट को बेच करके बाहर पैसे ले जा सकता है। तो ये वाला हिस्सा इंस्टीट्यूट ने स्टडी मैट से हटा दिया है। लास्ट, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ODI बाय रेजिडेंट इंडिविजुअल से रिलेटेड एक नई चीज इंसर्ट की है, दैट इज मेथड ऑफ फंडिंग। कहता आप ODI कर रहे हो, किस तरह से करोगे? तो नेचुरल है, इन्वेस्टमेंट कहीं या फाइनेंशियल कमिटमेंट आप करेंगे किसी भी ओवरसीज ज्वाइंट वेंचर में या होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी में, इस तरह के कुछ सोर्सेस से आप कर सकते हैं। जैसे आप बाहर पैसा लेके जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप ऑथराइज डीलर से हिंदुस्तान से पैसा बाहर लेके जाएंगे। आपने जो भी एक्सपोर्ट्स किया, इसका मतलब बाहर सामान बेचा, तो हिंदुस्तान में पैसा आना था, पैसा ना आकर के वहीं पे वो आपने कैपिटलाइज कर दिया है, एक तरह से कैपिटल के रूप में दे दिया है। या शेयर स्वैप आपने किया है, या ECB जो आपने बाहर से ली उससे रिलेटेड भी आप ODI कर सकते हो, या फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड से रिलेटेड, या कहते हैं इन एक्सचेंज ऑफ ADR GDR जो कि आपने इश्यू किए हैं as per scheme for issue of foreign currency convertible bonds on ordinary shares through depository receipt mechanism scheme of 1993 and as per the guidelines laid down by the government of India। यह कहता है आपने ADR या GDR वहां से आपने पैसा रेज किया है और उसको भी आप ODI के रूप में लगा सकते हैं, या EEFC
एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट में जो आपका पैसा था वो आप लगा सकते हैं, या सिंपली देखिए नेक्स्ट पॉइंट भी एडीआर जीडीआर से रिलेटेड ही वो बात कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा वो स्कीम से रिलेटेड ईयर वगैरह बता दिया था। तो बस ये बताया है कि आप ओडीआई में पैसे किस तरह से लगा सकते हैं। देन कहता है आइटम नंबर 6 और 7 से रिलेटेड, ये दो लास्ट आइटम है, द अबव लिमिट ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट वाइज अवेज नेटवर्थ विल नॉट अप्लाई। तो जैसे हम ओडीआई से रिलेटेड पढ़ते होते हैं कि एक लिमिट है 400% ऑफ नेटवर्थ ही आप बाहर पैसा लगा सकते हैं। तो कहता है इन दो के लिए 400% वाली नेटवर्थ की लिमिट जो हम पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व पे लगाते हैं ये एप्लीकेबल नहीं होगी। और हाउएवर ऑल इन्वेस्टमेंट्स इन फाइनेंशियल सेक्टर will be subject to compliance of regulation number 7 of the notification a bit irrespective of method of funding। तो अगर फाइनेंशियल सेक्टर में आप पैसा लगा रहे हो ओडीआई का तो आपको कहता है रेगुलेशन नंबर 7 का कंप्लायंस करना है, जो कि ओडीआई रेगुलेशंस के अंदर ऑलरेडी गिवन है। तो बस यही बताया गया मेथड ऑफ फंडिंग के ऊपर, बस इतना याद रख लीजिए। ईएफसी अकाउंट और एडीआर जीडीआर से रिलेटेड कह रहा है वो 400% वाली लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। तो बस इस तरह से ये 3 स्टडी मैट में हमें चेंजेस नजर आते हैं 2022 के एग्जाम्स के लिए। थैंक यू।